अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइम। लेकिन एंजाइम्स को पढ़ने से पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछले चैप्टर में या पिछले लेक्चर में अब तक क्या कुछ पढ़ लिया है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोगों ने एंजाइम का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर बॉडी। कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो सेम उसका रिफ्लेक्शन है कि उनकी बॉडी के अंदर जो है कौन से मैकेनिज्म जो है वो इस वक्त हो रहे हैं। देन हम लोगों ने मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा। मेटाबॉलिज्म क्या है? इज द सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शन का एक सेट है दैट अकर्स, जो कि होता है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये होता है इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ, ताकि हमारी जो ज़िंदगी है उसको एक क्या कर सके, मेंटेन कर सके, बरकरार रख सके। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? हमारी बॉडी में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है उनको करवाता है। और क्यों करवाता है? ताकि हमारी बॉडी जो है वो मेंटेन रह सके। दिस प्रोसेसेस अलाउ ऑर्गेनिज्म टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो प्रोसेस है, ये अलाउ करते हैं एक ऑर्गेनिज्म को कि वो ग्रो कर सके, बढ़ सके एंड रिप्रोड्यूस, और रिप्रोड्यूस कर सके, मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, और अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कर सके, एंड रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट, और अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक क्या कर सके, रिस्पॉन्ड कर सके। Anabolism includes the biochemical reaction in which larger molecules are synthesized. Anabolism जो है वो ऐसा रिएक्शन होते हैं, बल्कि बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर जो लार्जर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिंथेसाइज्ड होते हैं। While catabolism includes the biochemical reaction, जबकि कैटाबोलिज्म जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन, जिनके अंदर जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रोकन डाउन होते हैं, मीन्स कि टूट जाते हैं। तो एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म जो है ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। एनाबोलिज्म में बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो होता है और मॉलिक्यूल, लार्जर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड होते हैं, जबकि कैटाबोलिज्म जो है उसके अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है उसकी वजह से लार्जर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। यूजुअली एनर्जी इज रिलीज्ड इन कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। क्यों एनर्जी रिलीज होती है? क्योंकि उसके अंदर बायोकेमिकल्स की वजह से जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रोकन डाउन हो रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं। तो जब भी लार्जर मॉलिक्यूल कोई ब्रोक होता है तो उसके अंदर से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड इट इज़ यूटिलाइज्ड इन एनाबोलिज्म। और ये एनर्जी कहाँ पे यूटिलाइज्ड होती है, कहाँ पे इस्तेमाल हो जाती है, एनाबोलिज्म में। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है कि एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। एनाबोलिज्म में लार्जर मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज्ड होते हैं, जबकि कैटाबोलिज्म में क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। कैटाबोलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एनाबोलिज्म में एनर्जी जो है वो यूटिलाइज्ड होती है। इन दिस वे द बायोकेमिकल रिएक्शंस आर एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफर्स। अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं ये दोनों एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म में क्या है, एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म केमिकल्स आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर बाय एंजाइम। मेटाबॉलिज्म के दौरान क्या होता है कि केमिकल्स जो है वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, चेंज करते हैं अपने आप को फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर बाय एंजाइम्स। और किन की मदद से करते हैं, एंजाइम्स की मदद से करते हैं। Enzymes are crucial to metabolism. Crucial means important. Enzymes are crucial to metabolism. Enzymes जो है वो metabolism के लिए बहुत ज़्यादा important है, अहम है। क्यों अहम है? Because they act as biocatalyst, क्योंकि ये biocatalyst के तौर पे काम करते हैं, and speed up, और speed up करते हैं और उसकी speed बढ़ा देते हैं, and regulate करते हैं metabolism pathways को। स्टूडेंट, आप लोगों को समझ आ गई होगी इस जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, सॉरी पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वो मेटाबॉलिज्म के बारे में, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा था। The term metabolism is derived from a Greek word
मेटाबॉलिज्म जो है एक यूनानी लफ्ज से निकला है जिसका मतलब है चेंज, विच मीनिंग चेंज, किसी चीज को तब्दील करना। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय इब्न नफीस। मेटाबॉलिज्म का जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया गया था वो इब्न नफीस ने दिया था। हु स्टेटेड दैट, जिसने कहा था द बॉडी एंड इट पार्ट्स आर ऑलवेज अंडरगोइंग चेंज, कि हमारी जो बॉडी है और उसके पार्ट्स जो है उनमें क्या है, हमेशा चेंज होती रहती है। मीन्स कि वो एक चेंजिंग के प्रोसेस में होते हैं, और वो प्रोसेस हमारे पास क्या है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है। सो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स आर प्रोटीन। एंजाइम्स हमारे पास क्या है, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट कैटालाइज्ड, जो कि कैटालाइज करते हैं, मींस के स्पीड अप कर देते हैं, उनकी स्पीड को बढ़ा देते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस की, एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। और एक रिएक्शन जब हो रहा होता है उसके दौरान ये चेंज नहीं होते। एंजाइम्स असल में क्या है, एंजाइम्स आर प्रोटीन दैट कैटालाइज्ड बायोकेमिकल रिएक्शन एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। एंजाइम्स जो है वो एक्चुअली प्रोटीन्स हैं जो कि स्पीड अप कर देते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को, जो कि हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं। और ये जो रिएक्शंस हैं ये ड्यूरिंग द ये जो एंजाइम्स हैं ये ड्यूरिंग द रिएक्शन जो है वो चेंज नहीं होते। द मॉलिक्यूल्स एट विच एंजाइम्स एक्ट आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिन पे एंजाइम्स जो हैं वो असर कर रहे हैं या उन पे एक्ट कर रहे हैं उनको हम लोग सबस्ट्रेट कहते हैं। एंड एंजाइम्स कन्वर्ट दैम इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, और एंजाइम्स जो है उनको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, तब्दील कर देता है, चेंज कर देता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, जिनको हम लोग प्रोडक्ट्स कहते हैं। सो स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया, इस पैराग्राफ में हमें एंजाइम्स के बारे में बताया गया है, सबस्ट्रेट के बारे में और प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया है कि एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन हैं जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर देती हैं, और जिस चीज़ पे, जिस मॉलिक्यूल पे एंजाइम वर्क कर रहे होते हैं उसको हम लोग सबस्ट्रेट कहते हैं, और जो उनका रिजल्ट आता है, मीन्स के एंजाइम कन्वर्ट कर देते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, उनको हम लोग प्रोडक्ट्स कहते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। ऑल केमिकल्स रिएक्शन रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी। जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहे हैं उन सबको क्या है, एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दरकार होती है, जिसका जो नेम रखा गया है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। इट इज़ डिफाइंड एज मिनिमम एनर्जी। मिनिमम कहते हैं कम से कम, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। ये वो एनर्जी है, कम से कम भी वो एनर्जी है जो कि एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो कम से कम एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। द नीड फॉर एक्टिवेशन एनर्जी एक्ट एज अ बैरियर टू द बिगनिंग ऑफ रिएक्शन एज सिंबलाइज्ड। द नीड फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, जो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ज़रूरत होती है, क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एक बैरियर का काम करती है, रुकावट का काम करती है टू द बिगनिंग ऑफ अ रिएक्शन, एक रिएक्शन के स्टार्ट में, बिगनिंग बोलते हैं स्टार्ट में। एंजाइम लोअर सच बैरियर्स बाय डिक्रीजिंग द रिक्वायरमेंट, और वो एंजाइम क्या कर देते हैं कि वो जो बैरियर है उसको कम कर देते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को, एक्टिवेशन एनर्जी की जितनी हमें एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एंजाइम जो है उस एनर्जी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। दस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रिएक्शन प्रोसीड एट अ फास्टर रेट। तो उसी एंजाइम्स की वजह से जो रिएक्शन है वो क्या होता है, फास्टर रेट पे होता है, मीन्स के ज़्यादा फास्ट होता है, जल्दी जल्दी होता है। इस पैराग्राफ में हम लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात की है। ऑल केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्स एक्टिवेशन एनर्जी। जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं उनको एक एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। और एक्टिवेशन एनर्जी असल में है क्या, ये वो एनर्जी है जो कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है। अगर हम लोग इनमें इस एक्टिवेशन एनर्जी में एंजाइम्स का यूज़ ना करें तो ये हमें एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी, लेकिन अगर हम लोग एंजाइम बीच में इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो हमें क्या हो जाएगा, उसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम यूज़ करनी पड़ेगी। और एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम यूज़ करेंगे और एंजाइम जो है वो भी क्या करेंगे, एंजाइम की हेल्प से क्या होगा, रिएक्शन जो है वो फास्टर रेट पे प्रोसीड होगा। एंजाइम लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी इन सेवरल वेज। एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसको कम कर सकते हैं इन सेवरल वेज। सेवरल मीन्स बहुत सारे इसके तरीके हैं। दे में ऑल्टर द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। ये क्या कर सकते हैं कि ऑल्टर मीन चेंज कर देना, ये सबस्ट्रेट की जो शेप है उसको भी चेंज कर सकते हैं। एंड रिड्यूस करना, किसी चीज़ को कम कर देना। एंड रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर दिस चेंज, और उस चेंज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको भी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सम एंजाइम do so by disrupting the charge distribution on substrate.
और कुछ एंजाइम्स क्या करते हैं, जो चार्जेस प्रेजेंट होते हैं सबस्ट्रेट पे उनको डिस्टर्ब कर देते हैं। एंजाइम्स में आल्सो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी बाय ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट इन द करेक्ट ओरिएंटेशन टू रिएक्ट। एंजाइम जो है वो क्या कर सकते हैं कि जो सबस्ट्रेट है उसकी जो लोकेशन है, उसकी जो ओरिएंटेशन है उसको चेंज कर सकते हैं, सॉरी लोकेशन नहीं ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जब उसकी ओरिएंटेशन चेंज होगी तो उसकी वजह से जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम रिक्वायर्ड होगी हमें। सो स्टूडेंट इस पैराग्राफ में हमें 4 वेज बताए गए हैं कि हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को, एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ऑल्टर द शेप, उनकी शेप जो है वो चेंज कर देते हैं। रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको कम कर देते हैं। डिस्टर्बिंग द चार्ज, चार्जेस की जो डिस्ट्रप्शन है, चार्जेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। और बाय ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट इन द करेक्ट ओरिएंटेशन, और जो सबस्ट्रेट है उसकी ओरिएंटेशन चेंज करने से, उसको करेक्ट ओरिएंटेशन में लाने से भी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो सकती है। स्टूडेंट इस ग्राफ के ज़रिए हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं या देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें, ये जो फर्स्ट वाला पोर्शन है यहाँ पे हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो विदाउट एंजाइम है। मींस कि ये जो आप लोगों को पिंक शेड में नज़र आ रहा है यहाँ पे एंजाइम नहीं है, तो एक्टिवेशन एनर्जी हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ये देखें ये जो है ऊपर की तरफ है ये, तो इसका मतलब है कि हमें एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। लेकिन ये जो ब्लू हमारे पास लाइन आ रही है इसमें अगर हम देखें तो एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी जो यूज़ की गई है वो एंजाइम्स के साथ यूज़ की गई है, तो हमें यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम यूज़ हुई है। तो अगर हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी के साथ एंजाइम्स यूज़ करते हैं तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी कम यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम लोग एंजाइम यूज़ नहीं करते तो हमें किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। आप एक्टिवेशन एनर्जी का अंदाज़ा इस एरो के ज़रिए लगा सकते हैं। ये देखें ये एरो जो है इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा यूज़ हुई है। और जो सेकंड वन है वहाँ पे एरो जो है वो स्मॉल है, मीन्स कि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम यूज़ हुई है। और जो एट द लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएंगे, इनके प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। एंड द नेक्स्ट इज के हम एंजाइम को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, हम उनको कैसे कैटेगरीज में चेंज कर सकते हैं। एंजाइम्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द साइट वेयर दे वर्क। हम लोग एंजाइम्स को कैटेगराइज कर सकते हैं इस बेस पे कि वो किस साइट पे वर्क कर रहे हैं, मीन्स कि उनका काम कहाँ पे हो रहा है। दे मे बी इंट्रासेलुलर, मीन्स कि ये सेल के अंदर भी काम कर सकते हैं। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स कौन से एंजाइम है, एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस वर्किंग इन द साइटोप्लाज्म, मींस के ग्लाइकोलिसिस में जो एंजाइम यूज होते हैं और वो कहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं, इन द साइटोप्लाज्म, मींस के सेल के अंदर इनकी वर्किंग हो रही है, इसलिए हम इनको इंट्रासेलुलर भी कहते हैं। और एंजाइम हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकते हैं, और मे बी एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम जैसे कि पेप्सिन एंजाइम है, वर्क इन द स्टमक कैविटी, जो कि स्टमक में हमारे जो मैदा है उसके अंदर काम करता है। स्टूडेंट इस पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या किया है, हमने एंजाइम्स को कैटेगराइज किया है, किन बेसिस पे किया है, इंट्रासेलुलर की बेस पे और एक्स्ट्रा सेलुलर की बेस पे। इंट्रासेलुलर कौन से एंजाइम्स होंगे, जो कि सेल के अंदर वर्क कर रहे होंगे, मींस कि उसके साइटोप्लाज्म में वर्क कर रहे होंगे, जैसे कि एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस हैं वो कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर वर्क कर रहे हैं। और मे बी एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम कौन से हैं, जो कि हमारी सेल से बाहर काम कर रहे हैं, मींस कि हमारे ऑर्गन्स वगैरह में काम कर रहे हैं, जैसे कि स्टमक में काम कर रहे हैं। पेप्सिन एंजाइम जो है वो स्टमक में काम कर रहे हैं। ये आपसे एज एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि स्टमक कैविटी में जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, उसका नाम है पेप्सिन। देन यहाँ पे हम लोगों को 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ऑल एंजाइम्स आर कैटलिस्ट, फर्स्ट ये स्टेटमेंट है, एंड स्टेटमेंट 2 है ऑल कैटलिस्ट आर एंजाइम्स, के ऑल एंजाइम्स आर कैटलिस्ट, सारे एंजाइम्स जो है वो कैटलिस्ट हैं, ये ठीक है, या फिर ऑल कैटलिस्ट आर एंजाइम के जितने भी कैटलिस्ट हैं वो एंजाइम है। तो इसका आंसर यहाँ पे हम लोग को दिया गया स्टेटमेंट 1, इसमें जो आंसर है वो स्टेटमेंट 1 है, मीन्स के ऑल एंजाइम्स आर कैटलिस्ट, ये हमारे पास जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑल बायोकेमिकल कैटलिस्ट आर नॉट प्रोटीन, जितने भी बायोकेमिकल, ऑल बायोकेमिकल कैटलिस्ट जो हैं वो प्रोटीन्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल सम आरएनए मॉलिक्यूल्स आल्सो कैटालाइज रिएक्शन, जैसे कि कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, मींस के स्पीड अप करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जितने भी बायोकेमिकल कैटलिस्ट हैं या रिएक्शन को जो स्पीड अप कर रहे हैं वो सारे के सारे प्रोटीन्स हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोटीन्स हो, वो बल्कि क्या है, कुछ आरएनए की मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जो कि रिएक्शंस को क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं, स्पीड अप करते हैं।
एंड द नेक्स्ट वन इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की हम लोगों ने खसूसियात देखनी है। इन 1878 1878 में जर्मन साइकोलॉजिस्ट फिजियोलॉजिस्ट विनहेम कुन फर्स्ट यूज द टर्म एंजाइम। इसने सबसे पहले जो है एंजाइम की जो टर्म है फर्स्ट उसको यूज किया। एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। एंजाइम जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है लाइक ऑल प्रोटीन्स, जैसे कि तमाम प्रोटीन्स होती हैं। एंजाइम्स आर मेड ऑफ लॉन्ग लीनियर चेन्स। एंजाइम्स जो है वो लॉन्ग लीनियर चेन्स से मिलकर बने होते हैं ऑफ अमाइनो एसिड्स, जिनके अंदर क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं। डैट फोल्ड टू प्रोड्यूस अ 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल, जो कि फोल्ड होते हैं और एक 3 डायमेंशनल जो है वो स्ट्रक्चर हमारे पास बना देते हैं। एंजाइम हमारे पास क्या है, सबसे पहले 1878 में जर्मन फिजियोलॉजिस्ट जो है विनहेम कुन ने टर्म सबसे पहले एंजाइम की यूज की थी। एंजाइम हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं जैसे कि बाकी प्रोटीन होती हैं। एंजाइम जो है वो लॉन्ग लीनियर चेन होती हैं अमाइनो एसिड्स की, जो कि फोल्ड होकर हमारे पास 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल जो है वो बना देती हैं। अब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ ग्लोबुलर प्रोटीन का, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि प्रोटीन कैसे दिखती हैं या एंजाइम्स कैसे दिखते हैं। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो ये लीनियर स्ट्रक्चर जो है ये बनाया हुआ है प्रोटीन्स ने मिलके, और इनके अंदर क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं जो कि फोल्ड होके हमारे पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रही हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी जो है हमने अभी अभी ये पढ़ा है कि एंजाइम जो है हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं। उसके बाद ये क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल इनका स्ट्रक्चर होता है और ये लीनियर मॉलिक्यूल से मिलकर जुड़ी होती हैं, जिनके अंदर अमाइनो एसिड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ऑलमोस्ट तकरीबन ऑल एंजाइम्स जो है वो क्या होते हैं, हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं। दे आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड। और प्रोटीन हमारे पास किससे मिलकर बनी होती हैं, अमाइनो एसिड से। तो इसकी फर्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि एंजाइम जो है वो सारे क्या होते हैं, ऑलमोस्ट प्रोटीन होते हैं और ये अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। मोस्ट एंजाइम रिएक्शन रेट आर मिलियंस ऑफ टाइम फास्टर देन दोज ऑफ कंपेरेबल अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। अगर हम लोग कंपेयर करें तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर हम लोग एंजाइम्स को, ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर हम लोग एंजाइम्स को यूज करते हैं वो क्या होते हैं, मिलियन टाइम फास्टर होते हैं उन रिएक्शन से जिनके अंदर एंजाइम्स यूज नहीं होते। As with all catalysts, enzymes are not consumed by the reaction they catalyzed. और जितने भी कैटालिस्ट हैं हमारे पास वो सब के सब जो हैं वो ऑल जो हैं वो एंजाइम जो हैं उनको कंज्यूम नहीं करते। एंजाइम्स आर यूजुअली वेरी स्पेसिफिक। एंजाइम जो है हमारे पास क्या होते हैं, आमतौर पर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड फॉर द नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट। उनके रिएक्शन के टाइप की वजह से और उनकी नेचर की वजह से सबस्ट्रेट की, ठीक है। एंजाइम जो हमारे पास क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड फॉर द नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट। मींस के कैसा रिएक्शन हो रहा है और वो किस सबस्ट्रेट पे हो रहा है उसके बिना पे एंजाइम जो है वो हमारे पास स्पेसिफिक होते हैं। Only a small portion of enzyme molecule is directly involved in catalysis. Small portion of enzyme, इनके enzymes का एक बहुत छोटा portion जो है वो catalysis में directly involved होता है, directly used होता है। This catalytic region is known as active site, और इस region को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, active site है। It recognize and binds, ये recognize करती है, पहचानती है, and bind और जोड़ के रखती है substrate को, and then carries आउट रिएक्शन, और फिर क्या करवाती है, एक रिएक्शन को स्टार्ट करवाती है, ठीक है। हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा कि एंजाइम्स का बहुत स्मॉल पोर्शन होता है जो कि डायरेक्टली यूज्ड होता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है कैटालिसिस में, और जो पोर्शन डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं। और एक्टिव साइट क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है और बाइंड करता है सबस्ट्रेट को, ताकि वो रिएक्शन को कैरी आउट करवा सके। एंजाइम्स प्रोडक्शन कैन बी इनहेंस्ड। एंजाइम प्रोडक्शन जो है वो कैन बी इनहेंस्ड मीन्स के बढ़ाई जा सकती है, और diminished by a cell अकॉर्डिंग टू नीड्स, उसके सेल की नीड्स के बेस पे कि एंजाइम प्रोडक्शन जो है वो उसने क्या करना है कि रिएक्शन को इनहेंस करना है या डिमिनिश्ड करना है, किसकी बेस पे, सेल की बेस पे, कि उसके अंदर हमें किन चीज़ की ज़रूरत है। एंजाइम्स एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी रेगुलेटेड बाय इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स। एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं इनहिबिटर्स से भी और एक्टिवेटर्स से भी। Some enzymes do not need additional component to work. जो कुछ एंजाइम हैं उन्हें additional component work की ज़रूरत नहीं होती। However, other requires non-protein molecules और ions called cofactor। लेकिन जो हमारे पास नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोफैक्टर्स बोलते हैं। यहाँ पे आप लोगों से डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि कोफैक्टर क्या है, तो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और आयंस जो है हमारे पास वो कोफैक्टर्स हैं। कोफैक्टर्स कैन बी अदर इनऑर्गेनिक
कोफैक्टर्स क्या हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं जैसे कि मेटल आयंस, और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं जैसे कि फ्लैविन एंड हीम। इफ ऑर्गेनिक फैक्टर्स आर टाइटली बाउंड टू एंजाइम आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। लाइक अगर एक हमारे पास एक एंजाइम जो है उसका जो कोफैक्टर है और ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो है वो एक एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड करता है तो उसको हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। इफ ऑर्गेनिक ग्रुप आर लूजली अटैच्ड विद एंजाइम्स दे आर कॉल्ड कोएंजाइम्स। और अगर एक ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो है वो एक एंजाइम के साथ लूजली अटैच करता है तो हम उसको को एंजाइम्स कहेंगे। मींस के टाइटली बाउंड करेगा तो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे, और अगर लूजली अटैच होगा तो हम लोग उसको को एंजाइम्स कहेंगे। को एंजाइम्स ट्रांसपोर्ट केमिकल ग्रुप्स फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर। को एंजाइम का क्या फंक्शन है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है केमिकल ग्रुप को फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर, एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम में। सम इम्पोर्टेंट वाइटामिन, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट वाइटामिन है, कौन से, राइबोफ्लेविन है, थायमीन है और फॉलिक एसिड भी है, वो भी क्या है हमारे पास को एंजाइम है। को एंजाइम मतलब उनका जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर है वो एंजाइम के साथ लूजली अटैच्ड है, ठीक है। और वो कौन से हैं वाइटामिन, राइबोफ्लेविन है, थायमीन है और फॉलिक एसिड है। सेवरल एंजाइम कैन वर्क टुगेदर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। बहुत सारे एंजाइम जो हैं वो इकट्ठा काम कर सकते हैं एक ऑर्डर में, क्रिएटिंग मेटाबॉलिक पाथवे, और क्रिएट कर सकते हैं एक मेटाबॉलिक पाथवे। इन मेटाबॉलिक पाथवे, अब मेटाबॉलिक पाथवे में क्या होता है, इन अ मेटाबॉलिक पाथवे वन एंजाइम टेक्स द प्रोडक्ट ऑफ एन अदर एंजाइम एज अ सबस्ट्रेट। एक एंजाइम जो है वो दूसरे एंजाइम्स के प्रोडक्ट को एज अ सबस्ट्रेट यूज कर सकता है। आप लोगों को पता होगा कि सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट ऐसी साइट है जहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शन अकर हो रहा है, और प्रोडक्ट क्या है जो कि उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो प्रोडक्ट है। अगर काफ़ी ज़्यादा जो एंजाइम्स हैं वो मिलके काम करते हैं तो एक एंजाइम का जो प्रोडक्ट आ रहा है, मीन्स के रिएक्शन उसका रिजल्ट आ रहा है, वो दूसरा एंजाइम जो है अपने सबस्ट्रेट के तौर पर यूज़ कर सकता है। आफ्टर द रिएक्शन द प्रोडक्ट इज स्पीड ऑन टू द नेक्स्ट एंजाइम। और इसके बाद क्या होता है, इस रिएक्शन के बाद कि जो प्रोडक्ट है वो क्या करता है, नेक्स्ट एंजाइम में पास हो जाता है। सो स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ लिया है। हमने आज एंजाइम्स के बारे में पढ़ा कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि बायो स्पीड अप कर देती हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को। और बायोकेमिकल रिएक्शंस कौन से रिएक्शन होते हैं, ऐसे रिएक्शंस जो कि ह्यूमंस के अंदर, मीन्स के ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उनको बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। उनको स्पीड अप करने का जो काम है वो किनका है, एंजाइम्स का। और एंजाइम्स एक्चुअली होते क्या हैं, ये हमारे पास एक प्रोटीन्स होती हैं, और प्रोटीन्स किससे मिलकर बनी होती हैं, अमाइनो एसिड से। द मॉलिक्यूल्स एट विच एंजाइम्स एक्ट आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर एक एंजाइम वर्क कर रहा है, एक्ट कर रहा है, उसको हम लोग सबस्ट्रेट कहेंगे। और जब एक एंजाइम जो है उसको कन्वर्ट कर देगा दूसरे मॉलिक्यूल में तो हम लोग उसको प्रोडक्ट कहेंगे। और एक एंजाइम को वर्क करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या करती है कि एक एंजाइम को स्टार्ट करने में सॉरी एक केमिकल जो रिएक्शन है उसको स्टार्ट करने में हेल्प करती है। अगर हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी यूज़ नहीं करते तो हमें अगर हम लोग एंजाइम्स यूज़ नहीं करते तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी। एंजाइम जो है वो लोअर कर देते हैं, मीन्स के कम कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को इन सेवरल वेज। किन वेज में चेंज करते हैं, ऑल्टर द शेप, उनकी शेप चेंज कर देते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी जो है उसको रिड्यूस कर देते हैं, चार्जेस को डिस्टर्ब कर देते हैं, और सबस्ट्रेट की जो ओरिएंटेशन है उसको चेंज करने से भी एंजाइम्स की जो एक केमिकल रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। देन हम लोगों ने एंजाइम्स की कैटेगरीज के बारे में बात की, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर है। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स हो गए जो कि एक सेल के अंदर वर्किंग करेंगे, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर वर्किंग करेंगे, और ठीक है। और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होंगे जो कि हमारी बॉडी में आउटसाइड द सेल जो है वो काम करेंगे, मीन्स के जैसे हमारे ऑर्गन्स में, स्टमक में काम करेंगे। देन हम लोगों ने एंजाइम्स की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम जो है हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जो है वो लॉन्ग लीनियर चेन्स होती हैं अमाइनो एसिड की, और एंजाइम्स का एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। एंजाइम जो है हमारे पास किससे मिलके बने होते हैं, प्रोटीन से, और प्रोटीन हमारे पास अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है। एंजाइम जो है वो रिएक्शन को क्या कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं, मिलियंस ऑफ टाइम्स क्या कर देते हैं, उनको स्पीड अप कर देते हैं। एंजाइम जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम जिस रीजन पे काम कर रहे होते हैं उसको हम लोग एक्टिव साइट कहते हैं। एंजाइम्स
एक्टिविटी जो है वो इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स से रेगुलेट भी करवाई जा सकती है। सम एंजाइम्स डू नॉट नीड एनी एडिशनल कंपोनेंट वर्क, हाउ अदर रिक्वायर्स नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और आयंस कॉल्ड कोफैक्टर। ऐसे एंजाइम्स जिनको जो कि नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम लोग कोफैक्टर्स कहते हैं। कोफैक्टर में हम लोगों ने अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ा। अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो है वो टाइटली बाउंड होते हैं एंजाइम से तो हम लोग उनको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, और अगर ये लूजली बाउंड होते हैं, लूजली अटैच्ड होते हैं तो हम लोग उनको कोएंजाइम्स बोला गया। सो स्टूडेंट, अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी मसला हो तो और कुछ समझ में ना आ रही हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।